Hello and welcome everybody, this is Sachin Singh and you're watching me on Finest Pictures. तो आइए आज मिलते हैं ऐसे लोगों से जिनके लिए वुमन एम्पावरमेंट सोशल मीडिया का स्टेटस नहीं बट एज अ फिल्म मेकर उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है. On that note, ladies and gentlemen, allow me to welcome the director of the film like Yuva and Bhuri, Mr. Jasbir Bhatti, and the actor Mr. Vikrant Rai. Welcome sir, welcome to my show. I would like to begin with a question to Bhatti sir. Why filmmaking sir? यार अपने अपने इंटरेस्ट और पैशन की बात होती पहले से ही मन था. तो राइटर का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बड़ा घूम फिर के जाना था. तो सोचा चलो 2.5 साल में आ जाए. कोई ऐसी जगह है ना जहाँ हर दूसरा आदमी राइटर है. अच्छा. आप किसी से मिलो, हर आदमी के पास एक दो कहानी है. क्योंकि मुंबई में ना बहुत लोग वही एक जैसे ना टेस्ट वाले लोग आते हैं. घर छोड़ के भागना पड़ता है. घर वाले मुंबई का ना माया नगरी के रूप में एक नाम है. तो बहुत इजी स्टोरी नहीं है किसी की भी. किसी से भी जानेंगे तो हर आदमी के पास अपनी एक कहानी है. हर किसी के माँ बाप ने मना किया होता है, लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती. फिर यहाँ पे ऐसी जगह से सपोर्ट मिलती है कि आपको यकीन ही नहीं होता. और सबको रेबल करना पड़ता है. और ये फिर मुंबई सपोर्ट करता है. और जब मुंबई सपोर्ट करता है तो आप अपने सपने पूरे कर लेते हैं. फिर आपने पहले ही सवाल में मेरा जवाब दे दिया था कि एक समाजी जिम्मेदारी भी है. तो कहीं ना कहीं जैसे पहले होता था ना कि आप थिएटर करते थे, प्ले करते थे, राजा महाराजा के टाइम पे जो समाज में चल रहा था उसका एक रूप लोग आगे नौटंकी के तौर पे राजा महाराजा को दिखाया जाता. तो हमने जिम्मेदारी उठा ली जो हमारे समाज में चल रहा है उसको सिर्फ कपड़े बदलते हैं. युवा में भी हमने जो समाज में चल रहा था उसको उठा के दिखाया था. भूरी में भी गरीब जो मजदूर हैं ईंट के भट्टों में काम करते हैं उनकी जीवनी कुछ झलकी आपको मिलेंगी. दूर से देखने में तो बहुत सैड से लगते हैं, लेकिन दे एंजॉय देयर लाइफ. जो उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं हम लोगों से ज़्यादा अच्छी सोच है. जो शहर में हम ये कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, एटलीस्ट दे आर लिविंग देयर लाइफ. और हम उनको खुश होने के लिए बहाने चाहिए. ठीक है, हम बहानों में खुशी ढूंढते हैं. यही एक छोटा सा डिफरेंस है जिसने मतलब वो एक हमारी जिम्मेदारी भी है, मज़ा भी आता है. हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें तो ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं अब क्या करें, पढ़ाई तो हो गई, काम क्या करें. तो फिर तो थोड़ा पता नहीं मुश्किल लग रहा है. चलो फिल्मों की तरफ फिर जाए. तो कहाँ से आपने शुरुआत की? यार एक ना ऐड आता था विल्स का, यू नेवर नो व्हाट यू बिकम. एथलीट था पहले, फिर IHM करने का मन किया. अच्छा. ठीक है, वहाँ भी जाना लगे. फिर वहाँ भी रुपये वो भी छोड़ दिया. ठीक है, फिर उन दिनों में सॉफ्ट स्टॉप्स और ये जो सुपरमार्केट से नए आए. ठीक है, तो वो एक नया पैसा था जहाँ सरकारी लोगों को 20-20 साल नौकरी करने के बाद 5,500-6,000 रुपये मिलते थे. ये बात कर रहा हूँ मैं 96-97. वहाँ लोग इनिशियली इतने पैसे देते थे. तो जब घर आके बताते थे ये जॉब मिली है, बस कल ही यहाँ से इंटरव्यू देंगे, आज से जॉब पे जाना है और वो लोग 6,000 रुपये दे रहे हैं. तो माँ बाप को लगता था अरे यार तुम तो इतनी बड़ी नौकरी है जो 6,000 रुपये दे रहे हैं. तो मेरा अगला सवाल विक्रांत सर से था. सर आपने इतना टीवी किया है, अब आप कंटिन्यूसली फिल्म कर रहे हैं, तो आपको बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आता है कि फिल्मों में एज एन एक्टर क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली सचिन इतना टीवी तो नहीं किया है. डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा काम करने के तरीके में है जो डिफरेंस है. अदरवाइज जो बेसिक है वो सेम होता है. और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मुझसे पहले भी लोगों ने पूछा कि डिफरेंस क्या है टीवी और फिल्म में. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एज एन एक्टर मैं बिलीव करता हूँ कि एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई डिफरेंस ना उसको दिखना चाहिए और ना होता है. क्योंकि एक्टर का काम है एक्टिंग करना, कैमरा चाहे कोई भी हो, चाहे वो टीवी का कैमरा हो चाहे वो फिल्म का कैमरा हो. तो एज एन एक्टर वी गिव आवर 100%. जब मैं फिल्म में था, जब मैं सीरियल में था तो भी मैं अपना 100% देता था. और अब जब मैं फिल्म में हूँ तो भी मैं अपना 100% ही देता हूँ और देना चाहूँगा आगे. तो मेरे लिए उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. थोड़ा सा काम करने के तरीके में डिफरेंस है बिकॉज टीवी की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हैवी है. बिकॉज मैं हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन तो उनके एपिसोड्स आते हैं, तो उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है. हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि आप मतलब शूट पे जाने से पहले, कोई रोल चूज करने से पहले किस टाइप का प्रिपरेशन करते हैं एज एन एक्टर? सचिन, वो ना डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ.
मैं अपने आप को दो तरीके से तैयार करता हूँ। एक है अपने आप को फिजिकली उस कैरेक्टर की तरह दिखना, और फिर अपने आप को मेंटली उस कैरेक्टर की तरह बॉडी लैंग्वेज को उस तरह से बिहेव करना, उस तरह से सोचना। तो ये दो तरीकों से मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तो सर कुछ भूरी के बारे में बताइए, कैसे आइडिया आया, कैसे सोच हुई कि इस टाइप की फिल्म बनाते हैं? क्योंकि हमने 2006 में फर्स्ट टाइम इसका विचार आया था हमें। फिर पूरी हमारा कुछ 15 या 16वां ड्राफ्ट है जो फिल्म 16 बार फिल्म में लिखी बात। 16 बार ये स्क्रिप्ट लिखी गई, और जब ये फिल्म बन के आई तो मुझे एक सीन निकालने के लिए मुझे एडिट टेबल पे एक सीन निकालना होता था, तो मुझे 6 सीनों के साथ खिलवाड़ करना होता था। तो एज एन स्क्रिप्ट इट्स अ कंप्लीट स्क्रिप्ट हमको पर अभी तक मैं और भी जो और मेरी खुद की कहानी मेरी खुद की हम 5-6 लोगों ने मिलकर लिखी, तो एज ए स्क्रिप्ट बहुत ही कंप्लीट है। जर्नी बहुत प्यारी है, डायलॉग्स बहुत प्यारे हैं। नॉर्थ का जो ब्लैक ह्यूमर है उस पर हमने थोड़ा सा कोशिश किया है। अच्छा, तो आप चीज़ों को देखते देखते भी ना एक फेस पे स्माइल रही। मतलब मैं मुंबई जैसे शहर में भी ये फिल्म आ सकती है। ये थोड़ा सा शोषण की बात करती है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात करती है, जो मेल ईगो है उसकी बात करती है, तो वो हर जगह। अगर आपके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी है, लेकिन अगर आपको किसी लड़की ने मना करते हैं सॉरी यार मैं इतना मत देखना, तो आप बोलते हैं इसी की तरफ देखना है, इसमें ऐसा क्या है जो मना करते स्पेशली मुंबई में तो जरूर होता है ऐसा। इट्स अ मेल ईगो। आपने अगर इसको गलती से रब कर दिया तो वो उसको वही चाहिए, चाहे उसमें अपना सब कुछ डाउन होता है। तो इफ यू सी ट्रेलर ऑफ भूरी, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, और एक अलग कॉन्टेक्स्ट में फिल्म बनी हुई है। तो इसका आइडिया कहाँ से है आपके पास कि चलो अब ऐसी फिल्म बनाते हैं? जब हमने इसकी लिखाई स्टार्ट की थी तब इसका नाम मृत्यु था। मृत्यु? ये 2006 में जब फर्स्ट इसका ड्राफ्ट लिखा गया था तब इसका नाम मृत्यु था। फिर लिखते लिखते ना भूरी से खुद को प्यार हो गया। जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, लड़की का नाम है भूरी। जब गरीबों के यहाँ गोरे बच्चे पैदा होते हैं नॉर्थ में, तो उनको भूरी या भूरा कहते हैं। अच्छा, तो एक्चुअली ये फिल्म का ये टाइटल का मतलब है? अच्छा, एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत है, जो बहुत ही गोरी है, और खूबसूरती भी आपके लिए कैसे अभिशाप साबित होती है, कैसे वरदान साबित होती है, दोनों चीज़ों के जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे जगह पे। हाँ, नहीं आप शहर में भी देख लो, जितनी खूबसूरत लड़की होगी, जितनी सुंदर होगी, उतने उसके दीवाने ज़्यादा होंगे, उतना उस प्रॉब्लम्स होंगी, उतना उसको डिस्ट्रैक्ट मिलता है लाइफ में। ये एकदम नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म है। जैसे ऋषिदा की फिल्म होती थी, उनका नाम लेना मतलब बड़ी बात है कि उनसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ कंप्लीट फिल्म विद अ गुड मैसेज। इसमें सारे ऑडियंस को एक ना नॉर्थ का बड़ा प्यारा सा ब्लैक ह्यूमर कि हम अपनी बात ना जूते में भिगो के बोलते हैं। एकदम भिगो के मारते हैं तो निशानी नहीं पड़ता और चोट बहुत जोर से लगती है, और सामने वाले को हंसी भी आती है कि भाई ने किया क्या है। तो यहाँ हमने अपने जो भी हमने मैसेज देने की कोशिश की है, या जो भी हमने अपनी बात रखी है, वो एक बहुत ही ना ह्यूमरस तरीके से रखी। जैसे फिल्म में डायलॉग है कि ये फिल्मी का वो प्ले कर रहे हैं, तो ये लेट के लोग शॉर्ट्स लेते हैं, जैसे आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। अच्छा, तो मुकेश तिवारी उस सीट पे बैठे में मैनेजर है, अच्छा, तो पूछता है बाबू फिल्म बनाने के लिए लेटना भी पड़ा है? ठीक है, मतलब ईट के फट्टों का शॉट ले रहा हूँ लेट के, और मैनेजर आके बोलता है कि बाबू फिल्म बनावे के लेटे के पड़ी। ठीक है। तो हमने जो अपनी बातें की हैं वो कहना कुछ चाहते हैं, मतलब कुछ अधिक पूछ रहा है। तो पूरी फिल्म में ना आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि अचानक आप दुखी और एकदम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपको एक चीज बोलूँ, आपको आप में से किसी को भी पता था कि 150 रुपये सरकार 150 रुपये हाँ, अभी 150-200 रुपये कुछ सरकार जो है वो कम से कम फिक्स किया उन्होंने। मतलब ये जो कहते हैं ना पॉलिसीज, जब ये कानून है, जो पॉलिसी में है इट्स अ लॉ कि मजदूरों को 150-200 रुपये देना है। इतना तो मिलना ही पर चाहिए। डे। आपको पता था कि 30 रुपये पे काम कर रहा है मजदूर आज भी, और उसको पता ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है। 30 रुपए पे 30 रुपये पर डे पे काम कर रहे हैं। 70 रुपये, अभी 70 तक हो गया। जब हमने शूट किया था तब से 30 रुपये था। क्या किसी को भी पता था ये बात? तो हमने वो फिल्म बनाई है कि अब सबको पता चल जाएगा कि ये हो रहा है। मैं सर से पूछता हूँ कि सर आप कौन सी फिल्म, कैसी फिल्में बनाना चाहते हो? जो मुझे बताया ये पूरी लाइफ बोलते हैं कि मैं एंटरटेनमेंट तो दूंगा, एंटरटेन करूंगा, लेकिन मैं ना एक एज ए डायरेक्टर ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिससे ना कि समाज में जो चल रहा है ना, एक जिम्मेदारी, आपने कहा था ना कि जिम्मेदारी ये होती है सिनेमा बनाने की, सिनेमा भी एक जिम्मेदारी है।
तो यार वो बोलना नहीं है, हमको करके दिखाना है, वो सिर्फ बोलने में नहीं दिखाना है। तो वो ये इन्होंने फैसला किया कि अब से आगे से जो भी फिल्म करेंगे। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि आफ्टर मेकिंग अ फिल्म लाइक युवा, जो बहुत यूथ सेंट्रिक फिल्म थी, आपने ऐसा कौन सा डिसीजन क्यों लिया कि अब चलो सीरियस एक फिल्म बनाते हैं? युवा मेरा खुद का एक दर्द था। जब मैंने निर्भया कांड जब देखा था टीवी पे, तो अंदर से ना दुखी हुए थे, मैं परेशान नहीं हुआ। जिन्होंने रेप किया वो तो जिम्मेदार थे, लेकिन वो जितने लोग उस रास्ते वहाँ 1.5 घंटे में वहाँ से गए थे जहाँ वो नंगी लड़की पड़ी थी और उसका बॉयफ्रेंड हेल्प के लिए चिल्ला रहा और नोबडी इज हेल्पिंग, वो सारे लोग थे जिम्मेदार है उसकी मौत के, जितने लोग थे। तो मैंने युवा में ये दिखाया था कि अगर किसी ऐसी बच्ची की आप हेल्प कर दो तो आपके साथ कितना भी बुरा हो, लेकिन जस्टिस आप कर दो। इस फिल्म में ये है, आप चाहे कितनी काली, कितनी मुसीबत हो, अगर आप ठीक हो, अगर आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हो, देर से सही लेकिन सक्सेस मिलेगी। मैंने वन लाइन कही है इस फिल्म में कि प्रकृति और औरत के साथ खिलवाड़ करोगे तो अंत विनाश होगा। जिस दिन लोगों को बातें समझ में आने लगी, उस दिन वो इज्जत करेंगे, नहीं समझ में आई तो अगली बनाएंगे। तो मेरा अगला सवाल विक्रांत सर से था कि आप जैसे आपने बताया कि मैं एक फिल्म मेकर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, पूरी में आपका कैरेक्टर कैसा है? सचिन, ये जो रोल मैं कर रहा हूँ इसका नाम है शेखर, ठीक है। और ये फिल्म मेकर नहीं है, ये कॉलेज से जैसे कोई अगर निकलता है, एक यंगस्टर है, और आप इसको ऐसे मान लीजिए कि उसने कुछ BMM वगैरह या BMS कुछ कोर्स किया है, तो वो एक प्रैक्टिकल या कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा है, तो वो एक गाँव में आता है। अब जो शहर के लड़के होते हैं ज़्यादातर कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी गांव देखा नहीं होता है, तो वो जब गांव की, तो उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है गांव। अब गांव वाले जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उनके लिए वो नॉर्मल है गांव वालों की ज़िंदगी, लेकिन इसके लिए लगता है अरे यार, मतलब अरे लोग ऐसे रहते हैं, ओ अरे इतना खुला खुला, अरे ये अरे गाय, मतलब उसको लगता है अरे वाह ये क्या है, क्योंकि वो खुलापन उसने देखा नहीं शहर में, तो उसके लिए नई चीज़ है। वैसे ही शेखर जो है वो एक कैमरा लेकर घूम रहा है, एक बैग लेकर घूम रहा है, हैट पहना हुआ है, ठीक है। बस गांव वालों को पता नहीं है, तो गांव वाले भी उसका नाम रख देते हैं फिल्मी बाबू, कि भाई ये कुछ फिल्मी बाबू है, शूट करता रहता है कुछ ना कुछ इधर उधर। तो ये भाई साहब जो है कभी ईंट के भट्टे पे जाना है, इनको ईंट के भट्टे पे जो मजदूर काम कर रहे हैं वो, तो उनको शूट करना है। ईंट के भट्टे पे एक मैनेजर है, तो अब भाई मैनेजर जो मुकेश तिवारी जी प्ले कर रहे हैं, अब वो उसको आने नहीं देगा ऐसे, तो भाई उसको कैसे पटाना है, गांव में रहना है तो किसके घर में रहना है, तो उसको कैसे पटाना है कि भाई मैं ऐसे। तो ये आकर के जो छोटी छोटी चीज़ें गांव में करता है, बेसिकली जुगाड़ू है, हाँ जुगाड़ू है, उसकी अपना काम कैसे निकालना है, आके अपना एक फ्लेवर देता है फिल्म में। मेरा एक फ्लेवर है, मैं फिल्म में आता हूँ, फ्लेवर लेकर आता हूँ। हाउ वाज द कास्टिंग? आप देखेंगे तो एकदम पूरा पैकेज बना दिया हुआ है पूरा फिल्म में। जिस दिन लिखी गई थी ना, तो रघुवीर जी उसी दिन से इस फिल्म के धनवा वाले एक्टर, उनके लिए फिक्स एज एन एक्टर उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, मतलब ही कैन डू एनीथिंग एज एन एक्टर। आई एम वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। देन मोहन जोशी साहब, उसके बाद शक्ति कपूर साहब। तो ये हमारे मतलब फिल्म के लिए सरप्राइज पैकेज है सबके लिए, ऑडियंस के लिए, कि हमने शक्ति जी से एक्टिंग नहीं करवाई। वो आज तक एक्टिंग ही करते रहे हैं। उन्होंने पहली बार मुझे बोला कि यार तुम ना मुझे रोक रहे हो, मैंने ऐसा रोक के करके देखिए, इस बार मुझे बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो उन्होंने वो जो करते रहते हैं आहू और वो करते रहते हैं, वो सब हमने बिल्कुल नहीं करवाया। जब उन्होंने फाइनली फिल्म का लुक देखा और उन्होंने फिल्म देखी, तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज और सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। देन में मनोज जोशी जो बनिया ने डायरेक्टर करते हैं, ये बनिया भी बड़ा वो वाला है कि 30-35 रुपए के लिए आलू पे लड़के को बिठा लेता है कि हाँ हमसे कॉपी देते हैं। तो गरीबी बहुत है गाँव में, तो मतलब तो उनकी आंखों में ना वो दिखता है, वो हवस के पुजारी बोलने में, तो खुद भी बोलते थे यार तुम मुझे कितना कमीना दिखा रहे हो। देन वी हैव सीताराम पांचाल, हवस का पुजारी, वो NSDN है, नहीं प्लेड पंडित पंडित पुजारी, और वो गजब पंडित है, मतलब। तो विक्रांत सर, अगला सवाल आपसे था कि आपने एक फिल्म युवा इनके साथ पहले कर ली है, जसबीर सर के साथ, एक फिल्म अभी पूरी की है, नेक्स्ट फिल्म में आप बता रहे हैं इनके साथ कर रहे हैं,
तो इनके साथ क्या कुछ आपको सीखने मिला, किस टाइप की लर्निंग रही ऐसे एक्टर्स के साथ काम करके? एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मेरा जो ज़िंदगी का पहला एक्टिंग का एक फिल्म में, जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग की थी तो वो सीरियल था काव्यांजलि बालाजी के लिए। और वो सीरियल जो है उसमें सर डायरेक्टर थे, और मैं सबको बोलता रहता हूँ कि सर याद है वो पहला दिन था, सर को ध्यान नहीं था, सर ये आए थे, नया नया स्टार्ट किया था उन्होंने। तो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और मैं बिल्कुल जस्ट कॉलेज के लास्ट ईयर कंप्लीट करके ही आया हुआ था। मैं बिल्कुल खोया खोया सा रहता था, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, और शूटिंग वूटिंग मैंने कभी देखी नहीं थी। मैं ज़िंदगी में पहली बार शूटिंग देख रहा था, और मज़े की बात तो ये है कि शूटिंग देख रहा था तो खुद की शूटिंग थी। शूटिंग भी देख रहा था, शूटिंग भी कर रहा था, तो ये ऐसा सीन था। तो मैं बड़ा खोया खोया सा रहता था। लोग हंसी मजाक करते थे आपस में, बड़ी बात नहीं कर रहे, तो लोग फेकम फेंकी कर रहे हैं, सब चल रहा है, टाइम पास चल रहा है साइड पे। मैं मिलिट्री फैमिली से हूँ, तो थोड़ा सा मैं अलग तरीके का था। तो मैं सर के पास कोने में बैठा, मॉनिटर के पीछे सर बैठे हुए हैं, और लोबान चल रहा है, वहीं पे मेरे साइड में लोबान रखा हुआ है, उसका धुआं नाक में घुस रहा है। लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था, कुछ इनकी पर्सनैलिटी में ऐसा था जो बहुत रिसेप्टिव था, जो मतलब बहुत ही वेलकमिंग था। तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, और इनको देखते देखते फिर काम करते करते फिर सर के साथ मैंने बोला, यार मैं एक्टर से टाइम पास नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बोलता है मैं दुबई घूम के आया हूँ, तो वहाँ से 4 कपड़े उठाए, कोई बोलता है मैं बैंकॉक घूम के आया, मैं वही किया। तो मैं ये सब बातें नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, कोई भरोसा, कौन जानता है गए भी है कि नहीं। 2 लोग बैंकॉक दुबई कर रहे हैं, तीसरा भी शुरू हो जाता है। मेरे को वैनिटी में बैठे टाइम पास नहीं करना है। ग्रो करने की कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ग्रो करने का कोई भी ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक ग्रो कर सकते हो, ठीक है। जस्ट हमारी लाइन में ही नहीं, सब जगह, अरे जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, जस्ट डूब जाओ उसमें, पैशन निकल जाओ, दैट्स इट। मेरी मॉम सब सीरियल्स की बहुत बड़ी फैन है, तो आपने ये सब तो छुपा के रखा हुआ है, थोड़ा ये बताइए कि कौन कौन से सीरियल्स आपने बनाए हैं? मेरा जो पहला सीरियल एज ए डायरेक्टर था वो था कुसुम बालाजी का, जिसमें अभिषेक सक्सेना जी मेन लीड प्ले कर रहे थे, मानसी जोशी रॉय ने कुसुम प्ले किया था, तब नौसिन जी चेंज हो गई। तो ये वो सीरियल थे, कहानी कसौटी, जिनको मैं जब तक इस लाइन में नहीं आया था तो घर पे देखे जाते थे। आई एम लकी इन दैट वे कि मैं 3 साल 2 महीने में डायरेक्टर बन गया। बस इतना ही मैंने बॉम्बे आने के, मतलब मेरा फिल्म लाइन में एज ए डायरेक्टर, एज ए असिस्टेंट इतना ही काम था। 3 साल 2 महीने उसमें मैं डायरेक्टर बन गया। तो बहुत सी सीरियल ऐसे थे जो 7-7 8-8 साल चले। तो जब मैं इस लाइन से मुझे कुछ नहीं लेना था, तो मैं अपनी मम्मी को बोलता था क्या बकवास देख रही है यार, क्या कर रही हो, और मैं निकल जाता था। जैसे दिल्ली के लड़के भाई क्रिकेट से मतलब है, फिल्मों से मतलब है, एक आध यार दोस्त है उनसे मतलब है। तो टीवी तो बहुत, पता कभी सोचा भी नहीं था कि लोग कैसे टीवी के सामने बैठ सकते हैं, और जब ये खुद बनाने लगे तो वो ही घर वाले आते हैं। जब सर ने बोला होगा ना, जब सर ने ऐसा बोला होगा माँ को, तो माँ ने मन में बोला होगा ठीक है बेटा मैं आशीर्वाद देती हूँ, तू ही है बना, ये सब तू ही बनाएगा एक दिन, जा बेटा। ये अभी मैं भी बोलता हूँ आजकल। तो फनी इंसिडेंट होता था, मेरी मम्मी ना ये जो जितने भी मैथोलॉजिकल सीरियल आते थे उस टाइम पे उनकी बड़ी फैन है, महाभारत रामायण, हाँ जय श्री गणेश और जितने भी थे सबको ना ऐसे फैमिली ऐसे बैठ के देखते। तो वो मुंबई आई और उन्हें मैं एक ऐसे सीरियल की शूट पे ले गया। तो जो देवी माता बनी थी वो शॉर्टकट होते ही बाहर सिगरेट लेके बैठी ठीक है, और अंग्रेजी में वो गालियाँ दे रही थी, और मेरी मम्मी उसको सिर्फ भूल जा रही है, ठीक है। और मैं समझ गया कि इस लड़की ने आज मेरी मम्मी के ना सारे जाले साफ कर दिए हैं। अब मेरी मम्मी ना तो खुद सीरियल देखेगी और ना किसी को देखने देगी। उस दिन का दिन है, और आज तक पिताजी अभी भी महाभारत आए या ऐसा कोई सीरियल आए तो उन्हें छोड़ते नहीं है। और मम्मी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अरे सब झूठे सब बकवास ये हाँ ये तो ये दुष्ट लोग हैं, ये देवी है, आप क्यों अपनी टाइम खराब कर रहे हो, चलो कुछ और अच्छा कर लेते हैं, कुछ और बात करो, ये सब बंद करो। तो पिताजी कहते हैं बेटा तूने माँ को ले जाके क्या कर दी। अभी फैनी फिल्म आई थी सामने, उसमें मतलब बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर किया, डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया फिल्म थी वो। तो देखो लोग सच में 70 जाते हैं कि वो आपके 3-4 हज़ार फोट लगा के रखते हैं, आपके लिए नशे काफी खून से लगा देते हैं, इतने पागल लोग हैं, और आप उन पागल लोगों को सॉरी नहीं बोल रहे। उस फिल्म का फ्लॉप होने का रीजन भी ये था। So I wanted to ask sir कि how difficult it has become to gather budget for this kind of film?
And approximately how much you have spent to make this film? एक्चुअली ये वो सवाल है जो बेसिकली सबसे मुश्किल है। ये फिल्म मैंने कुछ नहीं तो 30 से 40 प्रोड्यूसर्स को सुनाई। 40 प्रोड्यूस। हाँ, और किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि फिल्म अच्छी नहीं है, मैं नहीं बनाऊँ। सबने मुझे बोला कि वाह व्हाट अ फिल्म यार, बस हम करते हैं और फिर वो हम ही नहीं आए। ठीक है। हाँ, फिर मुझे इस फिल्म के लिए चंद्रपाल सिंह मिले, तो उनको ईंट के भट्टे उन्हें बहुत पैशनेट करते थे। अच्छा। तो मुझसे पहले किसी और ने उन्हें कहानी सुना दी थी। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर संजय पाटिल, उन्होंने कहानी चंद्रपाल जी को सुना दी थी, तो चंद्रपाल जी का बड़ा मन था इस फिल्म को करने का, तो वो मुझे ढूंढते हुए आए थे इस फिल्म के लिए। उससे पहले मैं इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करना चाहता था और अपने 20-25 लाख रुपए इस फिल्म में लगा के घर में बैठ चुका था, और जो खराब हो गए, बेकार हो गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो फिल्म कंप्लीट हुई है और जो रिलीज पे जा रही है, तो मेरे लिए बड़ा इमोशनल था और बड़ा उससे कहते हैं प्राउड मोमेंट है। और हमने इसमें 3.5 करोड़ के करीब चंद्रपाल जी का खर्चा हो गया। 3.5 रिलीज में खर्च कर ओवरऑल 7 करोड़ का खर्चा है इसमें। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल यही था कि मार्केटिंग किस लेवल पे करनी चाहिए कि फिल्म पैसा रिकवर कर सके, और मार्केटिंग में कितना पैसा चले जाता है एज कम्पेयर टू मेकिंग? तो मार्केट ना वही जो बड़ी मछली छोटी मछली वैसा बना, उसमें से स्मार्ट से छोटी मछली प्याली से निकल आए कि आपको समझ आया हाँ यार ये अच्छी है, तो हम बस वही स्मार्ट से प्याली से मछली बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बड़े बड़े गेम में से एक छोटा सा कुछ निकल जाए। और वो ये जितना चाय में मतलब मार्केटिंग में मेरे हिसाब से वो चाय और चीनी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि चाय फिल्म होनी चाहिए जो अपने कंटेंट बनाया, तो मार्केटिंग वो चीनी जितनी होनी चाहिए। बट आजकल क्या हो गया कि चीनी ज़्यादा आपकी फिल्म हो गई और चाय मार्केटिंग हो गई। सचिन, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये जो माहौल जो बना है ना अभी, ये जो भी माहौल है इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो किसको हो रहा है बताता हूँ, वो हो रहा है सिनेमा। क्योंकि इस माहौल में अच्छा सिनेमा मर जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अच्छा सिनेमा बनाने के लिए 100 करोड़ लगाने। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल रियल बात बोल रहा था कि सैराट जैसी अच्छी बढ़िया फिल्म 1 करोड़ 1.25 करोड़ में बन जाती है। ठीक है, आज फिल्म को ना पैसा नहीं चाहिए, कंटेंट चाहिए, मेकिंग चाहिए और सही इंटेंशन चाहिए फिल्म बनाने के लिए। अगर आप इस तरह से मार्केटिंग का प्रेशर डाल के, जैसे मान लीजिए हमने फिल्म बनाई, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, 3 करोड़ फिल्म बनाई, तो आज हम पैसे की कहीं ना कहीं दिक्कत मतलब होती है कि हम 10 करोड़ 5, 8, 10, 12, 15 करोड़ लगा के मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या उससे हमारी ये अच्छी फिल्म जो हमने बनाई है क्या वो मर जाएगी? मतलब सवाल वो उठता है, क्या लोगों तक नहीं पहुँचेगी? एक ऐसा जरिया होना चाहिए सिनेमा का ट्रेंड पूरा चेंज होना चाहिए। एक ऐसा जरिया होना चाहिए कि एक अच्छा मेकर है, अच्छी कहानी लेकर के पब्लिक तक पहुँचे। कैसे ज़्यादा जरूरी है। तो हाँ, मेरा अगला सवाल वही था आप दोनों से कि अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एंड मार्केटिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये है कि थिएटर तक फिल्म पहुँचती ही पहुँचे, लोग पहुँचाएं, मदद करें उसके लिए। अच्छी फिल्म ऑडियंस तक पहुँचाओ यार, ऑडियंस को पूरा हक है अच्छी फिल्म देखने का। विक्रांत सर, नॉर्मली हम आपको देखते हैं तो आप बहुत क्लीन शेव रहते हो और माचो लुक है एकदम। आपने अब इस समय जो है पूरा आर्मी लुक इजाद किया हुआ है, तो इस लुक के पीछे क्या माचो लुक है वो तो अभी है। बाकी टाइम तो रेगुलर जो है वो बॉयश होता है, जैसे ही मुंह छटाता हूँ तो एज घट जाती है। एंड जो अभी मैंने मूछ रखी है वो फर्स्ट टाइम रखी है लाइफ में, वो सर की वजह से है क्योंकि इनकी आने वाली 2 फिल्में और हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, ऑलमोस्ट डन है। और उसके लिए हम लोग ये एक एज एन एक्टर एक एक्सपेरिमेंटल लुक है, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे मैं शायद मुस्टैच पे आऊँगा, अप्रूवल मिल गया तो सो इट्स वी आर वर्किंग ऑन इट, लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद द लुक। एक एक्टर को करना ही चाहिए। सर, आपने बताया कि हमने पूरी फिल्म यूपी में शूट की है, गोरखपुर में, तो हम दोनों से आपसे क्वेश्चन है कि गोरखपुर जाने का क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो आजमगढ़ से। अच्छा। और गोरखपुर में उनकी बहन की ससुराल, तो आप हमेशा वहाँ जाना अच्छा लगता है आपको, जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हो। जो इनिशियली वो मुझे वहाँ ले गए थे, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मुझे लगा कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ करेंगे, शहर से भी 60 किलोमीटर दूर था। आपका कहाँ मन था सर? मैं इसको राजस्थान में शूट करना चाहता अच्छा। था, लेकिन जब उन्होंने मुझे लोकेशन दिखाई, हमने उस कैमरे पे कैप्चर किया, हम 2 बार लोकेशन देखने गए, तो मुझे लगा नहीं यार इस फिल्म को ग्रीनरी के साथ बनाओ, क्योंकि सूखी तो फिल्म है ही। जब हम कहानी सुनाते तो एक रूखापन है फिल्म में, लेकिन जिस हरियाली के साथ, जिस ब्यूटी के साथ वो फिल्म आज यहाँ से गोरखपुर से निकल के आई है, बहुत कमाल है।
और उन लोगों के लिए भी वो बहुत बढ़िया अनुभव था, जो वहाँ के लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। पूरे गाँव ने थे सपोर्टेड अस। लाइक जब हम 1 महीने बाद वहाँ से वापस आए थे तो मुझे हर रोज़ 15 दिन तक फ़ोन आते थे, जैसे भाई आप लोगों ने हर गाँव की आत्मा को साथ है। क्योंकि जब हम वहाँ शूट कर रहे थे तो वहाँ छोटा सा मेला लग गया था, लोग रेगुलर आते थे देखने, मतलब वहाँ 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी और उन 400-500 लोगों के लिए वहाँ अंडे वाला एक छोटा सा मार्केट इकट्ठा हो गया, चॉकलेट वाला, कॉफी वाला, सब लग गए थे, सारे ठेले लगते थे। और शक्ति जी ने इन सबका बड़ा, मतलब वो जहाँ खड़े हो गए वहाँ 10-15 लोगों को फ्री में खिला देते थे। जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स है वो ये है कि जब गोरखपुर गए हम लोग, तो गोरखपुर ऐसी लोकेशन जो है नॉर्मली जो मेकर्स होते हैं वो ओवरलुक कर जाते हैं। हम जैसे राजस्थान चले गए, इधर चले गए, सोचा नहीं गोरखपुर में जाएंगे और शूट करेंगे, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमको हमारे काम का। बट अगर मूवी देखेंगे ना तो हमें लगता है कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया कि हम वहाँ गए अनटच्ड, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है ना, हम भी नहीं चाहते अनटच ही रहता वो। अनटच्ड ब्यूटी, वर्जिन लोकेशंस, ओपन दूर दूर तक, वो सारा हमारी मूवी की खूबसूरती को बढ़ाता है। वाइट सफ़ेद मिट्टी यूपी की, पानी, वो नदी सरजू नदी, वो सब, उसका पुल, पीपे का पुल लंबा सा, आप देखो क्या। हाँ, हमने बोला एक बार कोई पूछ रहा जिस वक्त कितनी फिल्म बनाई, मैं बोला 1000-1200 करोड़ की फिल्म। तो भाई इतना कैसे? पहले एक तो नदी खुदवाई, सरजू नदी खुदवाई, उस पर ज़रा पुल बनवाया, पीपे का पुल, ठीक है, 5 ईंट के भट्टे बनाए, तो आर्ट डायरेक्टर में हमारा 1200 करोड़ में से 1190 करोड़ तो उधर ही लग गया, ठीक है। उसके बाद वो होटल अपने बनवाए। तो इसके बाद से आर्ट डायरेक्टर से ज़्यादा फिल्में कर रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा काम किया है उसने। तो फिल्म ओवरऑल इंडिया में रिलीज हो रही है, तो कितने स्क्रीन पे रिलीज हो रही है नियर अबाउट? देखिए प्रोड्यूसर साहब ने हमें 750 स्क्रीन बोला है कि हम लोग 750 थिएटर्स में आ रहे हैं। अब ये वेडनेसडे को पता चलेगा कि एक्चुअली कितने पे आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारा पास फ्राइडे को रिलीज हुई जाती है। हाँ, तो लेकिन वो वेडनेसडे की रात को आपको पता चलता है कि आप कितने थिएटर्स में आ रहे हैं। उससे पहले कथनी और करनी में कितना फर्क है वो बुधवार को पता चलता है। वो बुधवार को पता चलता है, क्योंकि युवा में भी हम लोगों को ऐसे वादा था कि हम 700 स्क्रीन पे आएंगे, एंड फाइनली हम 250-300 स्क्रीन पे थे। वही है पुरानी बातें, ये चीज़ें हैं जो जिससे आपको सीखने को मिलता है। तो वही है, हम तो कोशिश कर रहे हैं 750 में आएंगे तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, जितने थिएटर कम उतने रिकवरी लेट, सिंपल मैथ। तो सर ऐसा होता है कि हम यूजुअली एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जरूर रखते हैं अपने सेशन में। तो एक क्वेश्चन है कि आपके लिए सफलता के मायने क्या है? असली सफलता मेरे लिए पर्सनली वो है कि ये नहीं कि भाई डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स निकल जाए, वो अलग चीज़ है। बट इस फिल्म से अगर मुझे कहीं भी कभी भी किसी के भी मुंह से एक बार अगर ये सुनने को मिल जाए कि यार मैंने ये फिल्म देखी थी और उसके बाद मेरी सोच बदली थी, तो वो मेरे लिए असली सफलता है। जितनी बार भी मैं सुनूंगा मेरे लिए असली सफलता है। मुझे लगता है कि इसके लिए सफलता वही होनी चाहिए कि फिल्म देख के लोग निकले और कहें अच्छा यू आर द गाय हू प्लेड अ फिल्मी बाबू। क्योंकि इसको शायद पता नहीं है, बट जितने मजे हुए एक्टरों का हुजूम हमने इकट्ठा किया है उसमें अपने लिए ये 2 लाइन सुनना एक्टर के लिए बड़ी बात है। तो एज अ डायरेक्टर आपको ऐसा लगता है कि अगर एक्टर्स फॉर्मली ट्रेंड हैं तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है डायरेक्टर को, या फिर कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, या अगर एक्टर फॉर्मली ट्रेंड नहीं है तो? एक तो ये बात मैं बहुत ही जोर देकर अंडरलाइन करके बोलता हूँ कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती। आप किसी को एक्टर, अगर आपको लगे कि ये कोई ग्रेजुएशन है या कोई पढ़ाई लेके आप पढ़ के एक्टिंग सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं। जैसे कहते हैं ना, शिक्षा का और बुद्धि का कोई मेल नहीं है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि जो बहुत अच्छा शिक्षित हो वो बुद्धिमान भी हो, बट यस शिक्षा आपको चलना उठना बैठना सलीका सिखाती है, आपको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाती है। तो ऐसे जब आप एक्टिंग सीखते हो, जब आप अपने आप को ट्रेन करते हो, तो हमारा सिर्फ ये काम आसान होता है कि उस आदमी को टेक्निकली कुछ नॉलेज हो जाती है। मतलब लाइट का हाँ, जो वो काम करते करते शायद 10 दिन में सीख जाए, आपको उससे बस थोड़ा टाइम देना होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो पहले वाली शिक्षा थी कि जैसे होता है ना कि अगर एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको समझाना ज़्यादा मुश्किल है एज बनिस्बत एक आदमी जो सीधा सा हो। तो एज ए लीडर, एज ए डायरेक्टर मैं बहुत स्मार्ट आदमी के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करता, क्योंकि जो एज ए डायरेक्टर जो आपका विज़न होता है ना,
आप एक दुनिया को लेकर कन्विंस होते हैं। आपको लगता है मुझे एक ऐसी दुनिया बसानी है जिसका जो चौकीदार है वो ऐसे चलेगा, जिसका जो सिपाही है वो ऐसे चलेगा, जिसका जो हीरो है वो ऐसे, हीरोइन ऐसे। और उसमें मैं एक बहुत ही समझदार आदमी को ले आऊँ जिसने शायद दुनिया की 5-7 हज़ार फिल्में देख रखी हैं और जो मुंह खोले तो बस ज्ञान बरसे, तो वो आके ना मेरी उस दुनिया के साथ खेलना स्टार्ट कर दूँ। वो चेंज करना स्टार्ट कर। हाँ कि सर मुझे लगा ना अगर ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाए, तो फिर मुझे लगता है नहीं यार मुझे एक एक्टर चाहिए था, डॉक्टर तो मैं खुद हूँ, लिख भी नहीं मैंने तो तेरा जो ज्ञान है वो बहुत बढ़िया है, तो अपना जो कैरेक्टर दिया है उसको कैसे अच्छा बना सकता है उस पर ध्यान दें। ये और एक इंटरेस्टिंग बात है हमारी इंडस्ट्री में और कहीं नहीं होती कि आप अपने काम के सिवा बाकी सबका करते हैं। जो एक्टर्स हैं यार ये कैमरामैन जैसे मैं ठीक नहीं लग रहा है यार, ये कैमरामैन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो कैमरामैन है वो कहता है यार ये मेकअप कहाँ से उठा लगे, या डायरेक्टर भी ठीक नहीं है। जो आर्ट डायरेक्टर है वो कहता है जैसे भाई लाइटिंग वाला काम खराब हो गया, ठीक है। जो स्पॉट बॉय वो कहते हैं डायरेक्टर बड़ा भाई यार ब्रेक टाइम से करता नहीं, खाना भी टाइम से नहीं मिलता, पता नहीं क्या बनाता, ठीक है। तो आपने अपना काम छोड़ के बाकी सबका करना स्टार्ट कर दिया। ये पूरी, और जिस यूनिट में ये नहीं होता वहाँ बहुत अच्छी फिल्म होती है, क्योंकि आपको एक आदमी की सोच को पकड़ के चलना, उसका विजन है जिसका आपको खराब करना, फिर वो उसकी हार और उसकी जीत, जो हम एक्चुअली कहते हैं कैप्टन ऑफ द सम। लेकिन अभी इसमें इतना पैसा लगने लगा है इस सपने पे कि जो सपना देख रहा है ना वो भी डर जाता है कि कहीं ये सपना में टूट गया और गलत हो गया तो इस आदमी 100 करोड़ जाएंगे और ये आदमी बर्बाद। तो आप फिर अपने सपने में तुम्हें भी घुसा लेते हैं, या तुम अपना थोड़ा दिमाग लगा दो, वो घुसा लेते हैं दिमाग लगा दो, तो फिर हम बना लेते हैं मुंबई वेलवेट। कि आपने अपने विजन में दूसरों को घुसा लिया। बिल्कुल नहीं तो मैं 100% कहता हूँ अनुराग सर वो इतने क्लियर अपने विजन में कि अगर वो 10 लोगों की बात ना सुने तो उन्हें कोई नहीं पता। प्रोड्यूसर्स को डर लगता है कि अच्छा कहानी पक्का ठीक है, अरे सर मैं 6 साल से जी रहा हूँ, हाँ तुम तो जी रहा है, पैसा तो मेरा लग रहा है। एक मार्शा पॉल का किस्सा था कि वो बेचारी गोबर में जब उसने फर्स्ट टाइम हाथ लगाया तो उसको वहाँ वॉमिट हो गया, और वो स्कॉटलैंड से आई। स्कॉटलैंड से आई, गोबर से उसको वॉमिट हो गया, वो रो रही है कि सर मैं सीन नहीं कर पाऊंगी। तो हमने कहा आज का पैकअप है, आप ये करोगे 2 दिन बाद। तो बोली सर मैं जीवन में नहीं कर सकती। हमने कहा बेटा 2 दिन दो ना, तुमने हमें यही कर। जब वो गाड़ी में बैठी तो गाड़ी में उसके साथ 2.5 kg गोबर हमने रखा हुआ था पॉलिथीन में। जब वो अपने होटल में कमरे में गई तो वहाँ भी तो जब वो 2 दिन बाद आई तो कहती है सर वेयर द गोबर, आई शुड तो आपको हैबिट डालनी पड़ती। Where's the gober? इतना मतलब इस तरह से हमने काम किया, ये उसका डेडिकेशन था, इस तरह से वहाँ काम। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जिस इमोशन से फिल्म बनाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उतनी ही सफलता आपकी फिल्म को मिले। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you guys, thank you so much. Thank you Sachin. आओ यार। So friends, this was Square Table with Sachin. So please come, like, share and comment to watch more from Finest Pictures. Thank you.